गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारा मूल्यांकन से संबंधित जो टॉपिक है वो चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने इसके प्रकार, इसके अर्थ के बारे में देखा, इसकी कुछ विशेषताओं को देखा। आज हम जो इसका अध्ययन करने वाले हैं वो है इसके कुछ प्रकार के अंदर हम देखें तो जैसे मूल्यांकन है, मूल्य का अंकन, मूल्य का किस प्रकार से हम अंकन कर सकते हैं, किस प्रकार से उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, वो हमारा मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। मापन में तो हमने देखा था कि सिर्फ अंक दे दिया और काम हो गया, लेकिन मूल्यांकन क्या है, पूरा उसका जो गुणवत्ता है या परिमाणात्मक है उसके मूल्यों का अंकन किया जाना है, मूल्यांकन कहलाता है। आज हम इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके प्रकार के बारे में देखते हैं कि मूल्यांकन कितने प्रकार का हो सकता है। जैसे इसके जो मूल्यांकन के प्रकार है वो 3 होते हैं। 3 में हम सबसे पहले देखते हैं योगात्मक। योगात्मक का मतलब जोड़ना, टोटल से रिलेटेड है। इसी का दूसरा नाम होता है संकलनात्मक, संकलन करना, ठीक है। और इसको अंग्रेजी शब्द इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हमारे माइंड से वो हट जाता है, तो हमें इंग्लिश वाला वर्ड अगर देख लेते हैं तो इजीली हम उसको कर सकते हैं। इंग्लिश जो वर्ड है वो होता है इसका समेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। पहला प्रकार हमारा ये हो गया योगात्मक है, संकलनात्मक है। योगात्मक से अभिप्राय अभी मैंने बताया है टोटल से अभिप्राय क्या है। जैसे हम किसी कक्षा की बात करें, कक्षा 6, 7 है, 8 है, 9, 10 कोई भी कक्षा है, उसके लिए हमने टेस्ट निर्धारित कर रखे हैं। टेस्ट है, एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम जब फाइनल हो जाता है उसके बाद में हम क्या कहते हैं कि बच्चे ने ये अंक प्राप्त किए हैं, बच्चे ने इस प्रकार से अपने परफॉर्मेंस दी है, इस प्रकार से इतना उसने लर्न किया है। तो वो क्या होता है, सेशन के अंत में यानी सत्र के अंत में जो एग्ज़ाम होता है, सत्र के अंत में जो एग्ज़ाम होता है उसको हम क्या किस में रखते हैं, योगात्मक के अंदर रखते हैं, जिसके अंदर ये जान लिया जाता है कि छात्र ने एक पूरे साल के अंदर जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में कितना ज्ञान अर्जन किया है, कितना उस अधिगम को ग्रहण किया है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसके मार्क्स डिसाइड होते हैं। उस मार्क्स के अकॉर्डिंग उसका परफॉर्मेंस देख ली जाती है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, योगात्मक कहलाएगा। मोस्टली क्या होता है इसके बारे में, ये जो योगात्मक है या इस प्रकार का जो इवोल्यूशन होता है, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी आया था। उस ऑब्जेक्शन का कारण क्या था, उस ऑब्जेक्शन का कारण यही था कि बच्चे के एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम हो रहा है, फाइनल एग्ज़ाम के दौरान वो पूरा जो सिलेबस है वो उसको कवर करना होता है, और वो कवर करना है इसका मतलब वो क्या होता है, डिप्रेशन में आ जाता है। इसके बारे में पहले भी हमने चर्चा की थी। डिप्रेशन में आकर के सुसाइड तक की स्थिति पहुंच जाती है, या वो सब कुछ आते हुए भी भूल जाता है, एग्जामिनेशन कक्ष में जाता है तब। उस स्थिति में क्या होता है कि इस एग्ज़ाम को प्रॉपर नहीं माना जाता। अब हमारी नई शिक्षा नीति आ रही है तो शायद हो सकता है उसके अंदर सेमेस्टर वाइज हो, तो ये प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। सेमेस्टर वाइज में ये होगा, हर 6 महीने में एग्ज़ाम होंगे, जितना सिलेबस कवर करना है वो सिलेबस उस सेमेस्टर के अंदर एग्ज़ाम होकर के समाप्त कर दिया जाएगा। फिर दूसरा एग्ज़ाम होगा, उसमें दूसरा सिलेबस होगा, यानी ये पूरा सिलेबस या पूरा पाठ्यक्रम हमें एक साथ वापस से लर्न करना होगा, पढ़ना होगा। दूसरा जो होता है वो हमारा मूल्यांकन का प्रकार होता है रचनात्मक। रचनात्मक का मतलब क्या होता है, क्रिएटिव करना, क्रिएटिव। इसका दूसरा नाम निर्माणात्मक है, और इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, ठीक है। मूल्यांकन है, रचनात्मक, निर्माणात्मक, मूल्यांकन है। ये भी मूल्यांकन है, मैंने लिखना छोड़ दिया था, सॉरी।
ये जो मूल्यांकन होता है ये कब होता है? जैसे इसको हमने देखा है सत्र के अंत में होता है, लेकिन ये इसकी बात करें तो ये कक्षा में जब हम पढ़ाते हैं, कोई पाठ को पढ़ा रहे हैं, किसी इकाई को पढ़ा रहे हैं, किसी विषय वस्तु को ले रहे हैं, तो उसी समय उस पीरियड के दौरान ही हम बच्चों से प्रश्न पुटअप करते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो मैंने विषय वस्तु ली है, जो मैंने इकाई ली है, जो मैंने टॉपिक लिया है, क्या बच्चा उसको अधिक से अधिक सीख रहा है? क्या उसके अंदर जो ज्ञान अर्जन की प्रवृत्ति है या उसकी अभिरुचि है या अभिवृत्ति है, वो क्या उसके पैरेलल, उसके समानांतर चल रही है? यदि ऐसा नहीं है तो हमें पता कहाँ से चल रहा है? इस मूल्यांकन से चल रहा है। यानी उसी समय हम मूल्यांकन कर रहे हैं। कब? जब हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय उसी दौरान। जैसे लेसन प्लान की बात करें, उस लेसन प्लान के अंदर हम लास्ट में क्या लेते हैं? बोध प्रश्न लेते हैं। तो वो बोध प्रश्न क्यों है? वो यही जानने के लिए है कि जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए हैं, क्या वास्तव में बच्चे उस उद्देश्य की पूर्ति कर पा रहे हैं या नहीं। ये जानने के लिए हम क्या कर रहे हैं? वहाँ उनका इवोल्यूशन कर रहे हैं। ये इवोल्यूशन हमें ये बताएगा बच्चे की अधिगम क्षमता क्या है, अधिगम के अंदर उसकी रुचि क्या है, उसकी मनोवृत्ति क्या है। ये जानने के लिए हमें हमारे द्वारा ये लगातार बच्चों पर ध्यान दे करके निर्माणात्मक, रचनात्मक इवोल्यूशन का कार्य किया जाता है। तीसरा जो होता है वो होता है निदानात्मक। निदानात्मक का मतलब क्या होता है? निदान करना। निदान से अभिप्राय क्या है? कि जो समस्याएं आ रही है उसका निदान करना। इसको बोलते हैं डायग्नोज, यानी डायग्नोज करना। जैसे डॉक्टर और करते हैं ना डायग्नोस्टिक प्रकार का इवोल्यूशन है। निदानात्मक मूल्यांकन है। देखिएगा, ये जो आकलन हम आगे लेंगे, असेसमेंट लेंगे, वो भी यही है और मूल्यांकन के प्रकार भी यही है। थोड़ा बहुत जो चेंजेज अंतर आएगा वो हम देख लेंगे, ठीक है। ये क्या होता है? निदानात्मक। जैसे रचनात्मक, निर्माणात्मक में देखा कि बच्चे की अधिगम में कुछ कमी है, जो हम पढ़ा रहे हैं उस मेथड में कुछ कमी है जिससे बच्चा लर्न कम कर पा रहा है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? उस मेथड को, जो इस मेथड से हम पढ़ा रहे हैं, उस मेथड में चेंज करने की कोशिश करेंगे। यानी वो शिक्षण विधि होगी, उससे हम किसी दूसरे पूरक शिक्षण विधि को काम में लेंगे, जिससे कि बच्चा इजीली और कम समय में अधिक से अधिक अधिगम कर सके। ऐसी हम अपेक्षा लेकर के चलते हैं और बच्चा अगर ऐसा करता है, इसका मतलब हमने निदान कर लिया है, हमने उसको सॉल्यूशन में देख लिया, उसका सॉल्यूशन देख लिया है। सपोज कीजिए बच्चे का एग्ज़ाम लिया कक्षा के अंतर्गत 1 महीने के अंदर और बच्चा असफल हो गया उस एग्ज़ाम में। सपोज कीजिए 4 पाठ पढ़ाए, चारों पाठ के अंदर उस बच्चे ने एक भी पाठ को कवर नहीं किया, तो इसका मतलब वो असफल है। उस असफलता के कारणों को जानने के लिए हम क्या करते हैं? ये इस प्रकार का मूल्यांकन करते हैं। हमें पता कैसे चला? उस असफलता का पता कैसे चला? हमने मूल्यांकन किया। उस मूल्यांकन का निदान मूल्यांकन होगा, यानी निदानात्मक। उसके कारणों को ढूंढने की कोशिश की जाएगी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? निदान हो जाएगा। तो ये कब होता है? असफलता को जानने के लिए, और ये हमारा क्या होता है? अधिगम करवाते समय, अधिगम प्रक्रिया के दौरान होने वाला मूल्यांकन है, ठीक है। ये सेशन के अंत में होता है, ये अधिगम जब हम करवा रहे हैं उसी दौरान होता है, और ये असफलता के कारणों को जानने के लिए इस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन हमारे कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का हुआ, और तीनों प्रकार हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो 3 प्रकार हमने मूल्यांकन के लिए हैं, क्या वास्तव में ये जो मूल्यांकन होता है, जैसे आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखते हो, अधिगम के लिए मूल्यांकन होता है, अधिगम का मूल्यांकन होता है, अधिगम के रूप में मूल्यांकन होता है, और अधिगम में मूल्यांकन होता है। ये 4 प्रक्रियाएं होती है। उन 4 प्रक्रियाओं को, या 4 जो इससे जुड़े हुए हैं, उनको हम देखते हैं कि वास्तव में अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं अधिगम के लिए
मूल्यांकन, ये इन्हीं से जुड़ा हुआ है। अधिगम के लिए मूल्यांकन, ठीक है, अधिगम के लिए मूल्यांकन। इससे अभिप्राय क्या है? इससे है निर्माणात्मक। ये जो सेकंड वाला है निर्माणात्मक मूल्यांकन, इसी पर आधारित होता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन पर आधारित होता है। कैसे होता है कि जब हम क्लास चल रही है और उसी दौरान हम बीच में ये जांचने की कोशिश करते हैं कि बच्चा कितना अधिगम कर रहा है, तो उस स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा? असेसमेंट, मूल्यांकन, इवोल्यूशन क्या होगा? अधिगम के लिए मूल्यांकन, कि बच्चे ने कितना अधिगम किया है, ये जानने के लिए हम क्या कर रहे हैं? मूल्यांकन कर रहे हैं। तो कौन से मेथड में आएगा, कौन से इसके प्रकार में आएगा? निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। दूसरा हम देखें कि अधिगम के रूप में मूल्यांकन, ठीक है, अधिगम के रूप में। के रूप का मतलब क्या हुआ कि जो अधिगम है उसका मूल्यांकन हो रहा है, तो वो अधिगम किस रूप में है या किस रूप से उसको किया जाए। ये जो अधिगम के रूप में जो मूल्यांकन होता है, ये होता है निदानात्मक मूल्यांकन से जुड़ा हुआ है, यानी निदान करना। जैसे बच्चे क्लास के अंदर प्रश्नों के जवाब नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, ये जानने का प्रयास किया जाएगा। तो वो क्या है? अधिगम के रूप में उसका मूल्यांकन है कि उसने अधिगम कितना किया, क्यों नहीं किया। ये जो कारण है, ये जानने के लिए, बच्चों को वर्गीकृत करने के लिए, यानी अधिगम का दौर चल रहा है और उसी दौरान ये देखा जाए कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सीख लिया है, कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नहीं सीखा, यानी उनमें तुलना करना कि कुछ बच्चे होंगे वो तो अधिगम कर चुके होंगे, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने अधिगम नहीं किया है। ये जानने का प्रयास किया जाएगा और उसके बाद में उसको निदान के रूप में कि उसका क्या उपचार हो सकता है, कौन से मेथड को अपनाया जाए जिससे कि वो अधिक से अधिक अधिगम कर सके। इस प्रकार के प्रोसेस को अपना करके फिर उसका सॉल्यूशन किया जाता है। तीसरा अमले, जैसे ये हो गया आपका अधिगम के रूप में। तीसरा जो है वो अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? अब बच्चा कौन सा हमारे पास में योगात्मक है, तो ये किस पर डिपेंडेड है? योगात्मक मूल्यांकन से जुड़ा हुआ है। योगात्मक का मतलब क्या है? टोटल। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हम ले रहे हैं कि अधिगम का आकलन या मूल्यांकन, तो वो जब लेसन समाप्त हो जाता है या हमारी इकाई है वो समाप्त हो जाती है, उसके बाद में क्या किया जाता है? बालक के ज्ञान के अर्जन को जानना आवश्यक होता है। तो उस स्थिति में उसका अधिगम का मूल्यांकन होता है कि बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जन किया है, कितने हमारे उद्देश्यों को पूरित किया है, कितना उसके व्यवहारगत परिवर्तन हुआ है। ये जानने के लिए अधिगम का मूल्यांकन किया जाता है। कौन से मेथड से? योगात्मक प्रणाली जो है उससे। इसके अलावा अधिगम में चौथा इसका जो प्रकार है वो है अधिगम में मूल्यांकन। अधिगम प्रोसेस जो होता है उसके अंदर मूल्यांकन कैसे होता है? जैसे ये जो मूल्यांकन की प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है कि कोई भी अधिगम का कार्य हो रहा है, उस दौरान एक प्रश्न को हल किया जाना, यानी कोई भी एक प्रश्न दे दिया और उस प्रश्न को हल करने के लिए कहा जाता है। कब? जब वो प्रोसेस चल रही है। कौन सी? अधिगम की प्रोसेस चल रही है। उस दौरान यदि बच्चे का मूल्यांकन हो रहा है तो वो क्या है? उसका अधिगम में मूल्यांकन। अधिगम में मूल्यांकन। सपोज कीजिए कोशिका से संबंधित हमारा चैप्टर चल रहा है। कोशिका क्या होती है, इसकी परिभाषा पूछनी है, बच्चों से पूछी जाएगी। अब सबसे पहले तो अध्यापक ने बता दी कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। अब बालकों से पूछा जाएगा, तो ये प्रश्न जब पूछा जाता है और बच्चा उसका जवाब ढंग से नहीं दे पाता है, कुछ बच्चे होंगे जो कि इजीली इस परिभाषा को बता देंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि इसको नहीं बता पाएंगे, अटक जाएंगे, तो वो क्या होगा? उसका अधिगम में मूल्यांकन होगा। तो ये 4 ऐसे प्रकार हैं जो कि इस मूल्यांकन के ही एक विशेष भाग, और ख़ासकर ये जो होते हैं
ये किससे जुड़े हुए हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, नेट, JRF, उनमें भी पूछे जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम दे दी जाती है और उससे पूछा जाता है कि ये अधिगम का कौन सा रूप है जिसके अंदर हम मूल्यांकन कर रहे हैं। तो मूल्यांकन के प्रकार और ये हमें जानकारी होनी चाहिए। CTET है या आपका ये जो RTET है, इन सब के अंदर इस प्रकार के प्रश्नों को पुटअप किया जाता है, आपसे आंसर पूछा जाता है। तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि किस प्रकार से हम इनको देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे प्रकार और वे, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको साफ कर रही हूँ। अब हमारा है कि जो ये मूल्यांकन होता है, इस मूल्यांकन में यदि हम देखें कि एक अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषताएं होती हैं, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। यानी जो मूल्यांकन है, उस अच्छे मूल्यांकन की विशेषता, अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं। पहले इसके सामान्य मूल्यांकन से जुड़ी हुई विशेषताओं को हमने अध्ययन किया था, लेकिन ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ड है। अच्छे परीक्षण यानी अच्छा टेस्ट हो, अच्छी परीक्षा हो, उसमें कौन कौन से ऐसे गुण होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि वास्तव में एग्ज़ाम इसी प्रकार का होना चाहिए। मूल्यांकन उसका इजीली हो सकता है, मूल्यांकन में किसी प्रकार की जो हम मिलावट कहते हैं वो नहीं हो सकते। तो अच्छे मूल्यांकन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं वैधता। वैधता, वैधता का मतलब क्या होता है? वैलिडिटी, कि इसकी वैलिडिटी क्या है, किस प्रकार से हमने इसकी वैलिडिटी निर्धारित की है, क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए हमारा इंग्लिश का कोई टेस्ट है, एग्ज़ाम है, उसका मूल्यांकन होना है और उस इंग्लिश के अंदर किसी बच्चे ने कुछ हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश का है, इंग्लिश टू इंग्लिश उत्तर देना है और उसने कुछ हिंदी में लिख दिया, तो वो हिंदी वाले को हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, वो उसमें ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि मैथ है, मैथ के अंदर कोई प्रश्न, कोई प्रॉब्लम दी हुई है और उस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर रहे हैं, बच्चे ने बिल्कुल एक्यूरेट उसका आंसर दे दिया है। उसके बाद में हमारा ध्यान उसकी राइटिंग पर नहीं जाना चाहिए, उसकी शैली पर नहीं जाना चाहिए, हमें तो वो मेथड देखना है कि कौन से मेथड से उसने उस प्रश्न को, उस प्रॉब्लम को सोल्व किया है। तो ये जो उसकी लिखावट है या उसकी लिखावट में सुंदरता है कि नहीं है, ये चीज़ें उस मैथ के प्रश्न में, उस प्रॉब्लम में कोई मायने नहीं रखती। तो वो हमारी क्या है? उसकी वैलिडिटी है, वैधता है। यानी जो भी अध्यापक जो परीक्षा ले रहा है उसकी कॉपी जांच कर रहा है, तो उसके अंदर उसको ये चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेगी जो कि अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। जिसके लिए, जैसे परीक्षण जिसके लिए तैयार किया है उसी के ऊपर अप्लाई होना चाहिए, उसी से संबंधित उसका मूल्यांकन होना चाहिए। जैसे अभी हमने मैथ वाला एग्जाम्पल लिया, तो मैथ के ऊपर ही फोकस होना चाहिए, नहीं कि उसकी राइटिंग पर या उसकी शैली कैसी है, वो नहीं है। हमें उसका मेथड देखना है कि कौन सा मेथड, कौन सा सूत्र से उसने वो प्रॉब्लम में सोल्व की है। दूसरा, वस्तुनिष्ठता। आप लोगों ने सुना भी होगा, आजकल जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो वस्तुनिष्ठता लिए हुए होते हैं। कहने का मतलब कि परीक्षक जो कॉपी जांच करेगा उसका मानस क्या है या वो किस प्रकार से नंबर देगा, वो उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं होता है। उसकी व्यक्तिगत राय है वो वहाँ पर किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो सकती, उसके मूल्यांकन से, उस बालक के मूल्यांकन पर कोई भी असर नहीं डालेगी। जैसे मोस्टली सुनते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव टाइप से उत्तर होते हैं जिसमें विचार पूछे जाते हैं, उन विचार में सपोज कीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो मेरा मूड बिगड़ा हुआ है और बच्चे ने बहुत अच्छे अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। जब मेरा मूड बिगड़ा हुआ है तो मैं क्या करूँगी, उसके नंबर आने चाहिए 4 या 4.5 और मैं वहाँ पर 1 नंबर दे देती हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे खुद के मेरी जो पर्सनल टेंशन थी उसका भुगतान किसको मिल रहा है? उस छात्र को मिल रहा है। मेरा कोई प्रिय स्टूडेंट है जिसने अच्छा नहीं लिखा, उसको तो मैंने 5 नंबर दे दिया, जिसने अच्छा लिखा है उसको मैंने 1 नंबर दे दिया। तो ये पार्शलिटी की भावना ना हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? मूल्यांकन
किस प्रकार से होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता पर आधारित होना चाहिए, जिसका आंसर जो है वो सिर्फ एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए और उसके ऊपर निश्चित मार्क्स होते हैं। वो मार्क उसके अंदर उसका जो इवोल्यूशन है उसको डिसाइड करता है कि कितने उसके मार्क्स बने हैं, ठीक है। उसमें ना तो वो आधा मार्क्स दे सकता है, ना उसको पूर्ण मार्क्स दे सकता है। 1 नंबर है तो 1 ही नंबर मिलेगा। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का अभिप्राय क्या है कि विश्वसनीय होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति में हम करें, किसी भी प्रकार से करें, तो वो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो निष्कर्ष है वो एक ही आना चाहिए। इस प्रकार से जो कार्य होता है वो किस पर होता है, जब पीएचडी थीसिस होती है उस समय ये देखा जाता है कि परिणाम उसका एक ही आना चाहिए। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर वो टेस्ट लिया और उसमें बच्चों ने मार्क्स जो प्राप्त किए हैं, यानी उनका आंसर एक जैसा है, एक ही आंसर है, बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आए। दूसरी क्लास में उसी का दूसरा सेक्शन है, वहाँ पर किसी दूसरे टीचर को दिया और उसने वो परीक्षण किया, वहाँ पर भी बच्चों के अकॉर्डिंग जो मार्क्स आए वो वहाँ पर दे दिए गए। इसका मतलब उसमें क्या है, विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता होनी चाहिए। जब भी हम इस प्रकार का परीक्षण करते हैं तो रिजल्ट एक जैसे ही प्राप्त हो, तो ऐसी स्थिति में हम उसको क्या कहेंगे, उस मूल्यांकन को हम क्या कहेंगे, विश्वसनीयता नाम देंगे। जैसे रीचेक होती है कॉपी, और उसमें एक परीक्षक ने तो कोई प्रश्न है उसमें 4 में से 3 मार्क्स दे रखे हैं, जब वो रीचेक कर आती है कॉपी और उसके अंदर वो 3 की जगह 3.5 मार्क्स दे देता है दूसरा परीक्षक, इसका मतलब उसमें क्या हुआ, विश्वसनीयता नहीं थी, उसके मूल्यांकन में विश्वसनीयता नहीं थी। किसमें, प्रारंभिक परीक्षक के द्वारा जांची गई कॉपी के अंदर। तो इस प्रकार से विश्वसनीयता होना इसमें ज़रूरी है, तभी हम कहेंगे कि जो मूल्यांकन है वो अच्छा मूल्यांकन माना जाता है। चौथा जो है वो सरलता से है। सरलता का मतलब क्या होता है, सरलता का मतलब क्या है, इजीली अप्लाई कर सके, कहीं पर भी हमें अप्लाई करना है आसानी से हमने अप्लाई कर लिया, कोई प्रश्नावली बना ली और वो प्रश्नावली हमने बच्चों में वितरित कर दी और इजीली बच्चों ने आंसर दिया, उसका हमने मूल्यांकन बहुत ही आसानी से कर लिया। यहाँ से वो जो प्रश्नावली है वो उठाई, किसी दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर भी उसको अप्लाई कर दिया, तो वो इजीली हम क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। सरलता की दृष्टि को भी ध्यान में रखना होता है। तो मूल्यांकन में सरलता होनी चाहिए, यानी मूल्यांकन जब हम करें तो उसमें सरलता का गुण होना चाहिए। एक होता है विभेदीकरण। विभेदीकरण, विभेदीकरण का मतलब क्या होता है, विभेद करना, क्लासिफाइड करना, कठिनाई स्तर को देखना। जैसे बच्चा है, क्लास हमारे 30 बच्चों की क्लास है, उसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो काफ़ी जल्दी कैच कर लेते हैं, जिनको हम होशियार कहते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको हम एवरेज में काउंट करते हैं, औसत में काउंट करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको हम डफर या डल बच्चे बोलते हैं। तो इसका मतलब ये 3 कैटेगरी बन गई। ये कठिनाई स्तर हमें ध्यान में रख करके मूल्यांकन प्रश्न पेपर तैयार करना है और उसका मूल्यांकन उसी लेवल में होना चाहिए, जिससे कि कमज़ोर से कमज़ोर बालक है उसके ज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न आ जाए और इंटेलिजेंट बच्चा है उसके ज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न भी उसमें शामिल हो जाए और उसका मूल्यांकन इजीली हम कर सके कठिनाई स्तर को देखते हुए। तो ये कुछ एक लक्षण है, गुण है, विशेषताएं हैं जो कि किसी अच्छे मूल्यांकन के अंतर्गत होने चाहिए। एक और हम ले लेते हैं कठिनाई स्तर, जबकि इसके अंदर हमने कर लिया, विभेदीकरण में कर लिया है, कठिनाई स्तर को भी ध्यान में रख करके मूल्यांकन होना चाहिए। मूल्यांकन का एक ऐसा ये गुण होना चाहिए। अब हम देखें कि जो मूल्यांकन है उस मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता एवं महत्व। आवश्यकता एवं महत्व से क्या अभिप्राय है, जैसे कि हमने शिक्षण कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, अधिगम का कार्य प्रारंभ हो रहा है बच्चों के द्वारा, उससे पहले हम क्या करते हैं, उद्देश्य निर्धारित करते हैं। तो वो उद्देश्यों का जो निर्धारण है, उद्देश्यों का निर्धारण करना और फिर उसका इवोल्यूशन करना, वो किसके अंतर्गत आता है, इसकी आवश्यकता इसके महत्व में आते हैं कि बच्चे ने किस लेवल तक उद्देश्यों को अपने व्यवहारगत परिवर्तन में उद्देश्यों को ढाल लिया है।
व्यवहारगत परिवर्तन के द्वारा उसने अपने मूल्यांकन को बता दिया है। तो ये उद्देश्यों के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण होती है। उद्देश्य निर्धारित कौन करता है? शिक्षक करता है। तो शिक्षक की कार्य कुशलता उसको भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। कार्य कुशलता का पता इसी से चलता है। तीसरा हम देखें कि बच्चे का कठिनाई स्तर क्या है। कठिनाई स्तर जानना, वो भी क्या है? मूल्यांकन से जुड़ा हुआ है। चौथा हम देखें कि जो बालक है उस बालक के अकॉर्डिंग जो शिक्षण कार्य हो रहा है, उस शिक्षण कार्य के अंदर जो मेथड अपनाए जा रहे हैं, विधियां अपनाई जा रही हैं, उन विधियों में सुधार किया जा सके ऐसा इसके अंतर्गत रहता है। ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारा शिक्षण कार्य है, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से उसमें ये जो विधियों में सुधार कर रहे हैं, तो विधियों में सुधार हो गया। सिलेबस में भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा सिलेबस होता है उस सिलेबस के अंतर्गत भी चेंजेज किए जा सकते हैं, यानी सिलेबस को भी हम परिवर्तित कर सकते हैं परीक्षण के द्वारा। ऐसे ये जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग विभिन्न प्रकार से हम इसके जो शिक्षण है उसको प्रभावी बनाने के लिए, प्रभावी शिक्षण हो, इसके लिए हम विभिन्न नवीनतम विधियों को अप्लाई कर सकते हैं, यानी उनका चयन कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार से मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व को हमने देखा है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।